दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओप्पो F27 Pro Plus की। जी हाँ, इस वीडियो में आपको इसकी प्राइस, इसके फीचर्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा, साथ ही इसके प्रोज कौन सब कुछ बताऊंगा। जी हाँ, और मेरे हिसाब से आप ये वीडियो अगर एक बार पूरी देख लेंगे तो आप ये स्मार्टफोन लेने का प्लान बिल्कुल कैंसिल करने वाले हैं। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। साथ ही मैं आपको इसी प्राइस रेंज में इससे बढ़िया स्मार्टफोन भी सजेस्ट कर सकता हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग से। तो देखिए, ये स्मार्टफोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा। एक 8 128 GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस कंपनी ने रखी है 28,000 रुपये। दूसरा 8 256 GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस कंपनी ने रखी है 30,000 रुपये। इसको आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, ये अवेलेबल है। इसका बाय लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद लीजिएगा। और 30,000 रुपये की प्राइस रेंज में इस स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन बिल्ड से। देखिए, डिज़ाइन बिल्ड के मामले में स्मार्टफोन आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिलती है, साथ ही में कोर्निंग और अलग अलग विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो आप ये स्मार्टफोन अगर आप ड्यूरेबिलिटी के लिए या फिर खूबसूरती के लिए ले रहे हैं तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। अदरवाइज इस स्मार्टफोन में आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए, बात करें इसकी प्रोसेसर की, तो इसमें आपको 7050 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। ये प्रोसेसर आपको 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ Realme P1 की, उसमें सेम टू सेम यही प्रोसेसर है, और वो स्मार्टफोन आपको 15-16 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। तो इसमें कोई सेंस बनता है इस प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर देखने का? मेरे हिसाब से तो नहीं बनता बिल्कुल भी। तो मेरे हिसाब से इस पर प्रोसेसर बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिया गया है इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से। और ना सिर्फ प्रोसेसर, इसके कैमराज भी काफ़ी कमज़ोर दिए गए हैं। जी हाँ, इसमें आपको मैं 64 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा देखने को मिलता है, वहाँ पर भी आपको OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। ना ही स्मार्टफोन में आपको किसी तरह कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। 30,000 रुपये के स्मार्टफोन में कम से कम मेरे हिसाब से 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर जरूर से जरूर होना चाहिए। और बात करें इसकी सेल्फी की, तो देखिए, सेल्फी में इसमें आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता इस प्राइस रेंज में। ये कैमरा मेरे हिसाब से आज के समय में तो 30,000 रुपये में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। 8 मेगापिक्सल का कैमरा तो आजकल 10,000 रुपये की प्राइस रेंज में भी देखने को नहीं मिलता आपको सेल्फी में। वहाँ पर भी आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी शूट देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से कैमरा के मामले में स्मार्टफोन बिल्कुल आपको निराश करने वाला है। और ना सिर्फ कैमरा और प्रोसेसर में कमज़ोर है स्मार्टफोन, मुझे इसका सॉफ्टवेयर भी काफ़ी कमज़ोर नजर आया है। जी हाँ, एक तो इसमें आपको सिर्फ 2 साल का मेजर अपडेट देखने को मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। कम से कम 3 साल के मेजर अपडेट जरूर मिलने चाहिए। साथ साथ इसके सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे, आलतू फालतू के ऐड देखने को मिलेंगे, और तरह तरह की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। तो मेरे हिसाब से ये एक्सपीरियंस ख़राब करता है। किसी भी स्मार्टफोन में अगर आलतू फालतू ऐड आती हैं, नोटिफिकेशन आती हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ख़राब होता ही है। और मेरे हिसाब से अगर आप 30,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आप अपने स्मार्टफोन में एक अच्छा सॉफ्टवेयर जरूर चाहिए। और बात करें सॉफ्टवेयर के बाद मल्टीमीडिया कंजप्शन की, देखिए यहाँ पर भी ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल निराश करने वाला है। क्योंकि इसमें आपको देखिए एमोलेड डिस्प्ले जरूर देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, पर इसकी पीक ब्राइटनेस आपको बहुत कम देखने को मिलती है। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। आप अगर बाहर आउटडोर में स्मार्टफोन इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल निराशा होगी। साथ साथ इसके जो HDR कंटेंट है वहाँ पर भी लैग कर रहा है स्मार्टफोन। जी, आप यूट्यूब पर अगर इसमें HDR कंटेंट देखेंगे तो वहाँ पर आपको लैग देखने को मिलेगा। साथ ही में नेटफ्लिक्स वगैरह पर भी आपको इसमें HDR का कंटेंट सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और बात करें इसके स्पीकर की, तो इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। वहाँ पर भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है। मुझे तो इस स्मार्टफोन में ये समझ नहीं आ रहा है कि कंपनी इस स्मार्टफोन के 30,000 रुपये कैसे ले सकती है। मतलब 30,000 रुपये में इसमें है क्या? हाँ, बैटरी के मामले में स्मार्टफोन आपको पसंद आ सकता है, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ मिल जाती है। पर ये फीचर तो आपको 20,000 रुपये से भी कम प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। तो इस छोटे से फीचर्स के लिए आप अगर 30,000 रुपये दे रहे हैं तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से स्मार्टफोन 30,000 रुपये का तो बिल्कुल भी नहीं है। हम बात करें कनेक्टिविटी वगैरह की, तो वहाँ पर भी आपको स्मार्टफोन मेरे हिसाब से परेशानी करने वाला है। क्योंकि इसमें आपको 5G के सिर्फ 7 बैंड देखने को मिलते हैं, वो वहाँ पर भी मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी कॉस्ट कटिंग की गई है। हाँ, जो 5G बैंड दिए गए वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो इंडिया में सपोर्ट करते हैं, तो आपको 5G यूज़ करने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से इसमें कनेक्टिविटी के मामले में भी कॉस्ट कटिंग की गई है। इसमें 5G बैंड और अच्छी होनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन लेने का कोई तुक नहीं बनता है। हाँ, आपको एक खूबसूरत स्मार्टफोन चाहिए और एक ड्यूरेबल स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से 30,000 रुपये में इससे बढ़िया स्मार्टफोन आपके लिए ओप्पो F6 रहेगा, या फिर Realme GT60 भी अच्छा स्मार्टफोन है, या नथिंग फ़ोन 2A ले लें। सैमसंग का लेना है तो 35 ले लें। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगी। उसके बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। पर मेरे हिसाब से 30,000 रुपये में ओप्पो F27 Pro Plus लेने का तो कोई तुक नहीं बनता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब #चैनल।